हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बात करेंगे सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की, जिनको कल दिन दहाड़े इस्लामाबाद से उठाया गया और उसके बाद रात गए वो बाजियाब हुए फतह जंग के करीब एक इलाके से। आज सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान पेश हुए, क्योंकि उन्हें पेश होना था तौहीन अदालत के केस में। मगर चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जो उन्होंने सबसे पहले मतीउल्लाह के जो अगवा के बारे में है उसका फॉर्मल नोटिस लिया और अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इदारे क्या कर रहे हैं इस बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने अभी तक बयान क्यों नहीं लिया। आईजी को कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट तलब करें, अपनी रिपोर्ट पेश करें। और कल इत्तलात यही है कि कल सुबह जो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान हैं उनका बयान फॉर्मली रिकॉर्ड किया जाएगा। 164 का जो बयान है जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसके बाद ही तफसीलात सामने आएंगी कि उन पर क्या बीती। जो सूरत हाल है, आज चीफ़ जस्टिस गुलजार ने जो रिमार्क्स दिए हैं बड़े अहम हैं। उनका कहना है कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो शहरियों को आइन में दिए गए हकूक़ जो हैं उनको पामाल करे। उन्होंने कहा पुलिस ने अब तक मतीउल्लाह जान का बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। हुकूमत को हुक्म दिया कि वो इस केस में सख्त एक्शन ले। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो है अतहर मिनल्ला, उन्होंने भी नोटिस लिया था सुओ मोटो मतीउल्लाह जान के अगवा का। उनकी बाजियाबी के बाद जब आज समाअत हुई तो अतहर मिनल्ला चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो रियासत हो या शहरी। हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। आज़ाद मीडिया जो है रियासत और उसके इदारों को अकाउंटेबल बनाता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि बाइस तशवीश है कि किस तरह दारुल खिलाफे में दिन दहाड़े एक सहाफ़ी को इस तरह अगवा किया जाता है। CCTV फुटेजेस कल जो सामने आई, उसके बावजूद पुलिस का अभी तक कहना है ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है इस सारे मामले को देखें और आइडेंटिफाई करें कि इस CCTV फुटेज में कौन था, क्योंकि कम से कम 2 अफराद जो हैं वो यूनिफॉर्म में नज़र आए और उसके अलावा जो गाड़ियाँ और साथ एम्बुलेंस भी आई थी। तो मुझे नहीं समझ आई कि अभी तक पुलिस को इसका क्लू क्यों नहीं मिला। उससे साहब किसका क्लू नहीं मिला? ये किसने अगवा किया है? यार मुबशिर, मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये जो हम आराम से बैठ के ना स्टूडियो में लाइटें वाइटें चमक रही हैं और हम इस तरह की बात करें कि पुलिस को क्यों नहीं क्लू मिला, और भोले बन के हम जो सहाफ़ी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। यार एक लम्हे के लिए सोचो कि तुम IG इस्लामाबाद की सीट पे बैठे हो। आपके ख्याल में आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, किसने किया है, लेकिन क्या आप उसके बावजूद जिस तरह की फ़ज़ा है उसमें आप ये अदाकारी कर सकते हैं, ये जाहिर करने की कि हाँ मुझे पता है या हाँ मुझे क्लू है? नहीं कर सकते। उसकी अच्छा, हर इदारा सायों के पीछे भाग रहा है। हाँ, मसलन मैं ये देख रहा था, परसों मतीउल्लाह अगवा हुआ ना, कल हाँ कल सुबह से लेके शाम तक वाहिद जो बेचारा जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा तरस आ रहा था वो था IG इस्लामाबाद। इमरान खान के मुशीर से लेके सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी तक, आला अदलिया तक, हर आदमी कुम्हार पे किसी का बस नहीं चल रहा, गधे के कान ऐठे जा रहे हैं। तू रिपोर्ट दे, तू बता, तेरी वर्दियां पहन के गए थे, ये है वो है। अच्छा, आज मैं एक नाजिश बरोही का मजमून पढ़ रहा था, आपकी भी नज़र से गुजरा हो। उन्होंने कहा देखिए जी, अब सूरत हाल ये है कि सारे कुछ आपने कल ट्वीट देखे फवाद चौधरी से लेके और तमाम मजारी का एक जुमला कॉमन था सब जी, वेलकम बैक। हाँ जी, बिल्कुल है ना। इसका मतलब है कि बहुत बस हो गया ना, हाँ, भूल जा, वेलकम बैक। सही बात, जिंदा सलामत आ गए, बड़ी बात है, शुक्र अदा कर, मजीद पंगा न लें। हाँ, अच्छा, अब इस पे जब हम तकिया करने लग जाएं तो अगले मरहले पे कि जी किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया, ये साया दौड़ा है, इसके पीछे दूसरा साया क्यों दौड़ा है, तीसरा क्यों दौड़ा है, ये चीज़ जो है हमारे लिए अब कोई मायने नहीं रखते। देखें, मेरी वालदा का, आई एम श्योर के जो उस नस्ल के जो अम्माएँ हैं, सब का एक मुहावरा होता था कि सोते को तो आदमी जगा ले, जागते को कैसे जगाए। बिल्कुल, वो तो अदाकारी कर रहा है सोने की, तो हम सब अदाकारी कर रहे हैं
किसने ये अगवा किया, कौन इसके पीछे है, ये कौन लोग हैं। खुदा का नाम मानो यार, क्या कर रहे हो ये। सर लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसने हुक्म दिया है और जिस तरह के रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा होगा क्या। देखो बात सेफ सिटी के कैमरे जो हैं वो सिर्फ उसी इलाके के ख़राब निकल आएंगे नहीं, और वो सब रिकॉर्डिंग नहीं होगी। देखो पुलिस गरीब जो है वो इस पूरे दायरे में सबसे कमज़ोर लिंक है ना इस पूरी जंजीर में, उस पर बस चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जी पुलिस से आप तवक्को कर रहे हैं कि जो बालाए बनफशी क़ुव्वतें हैं उनकी तरफ देखे, इशारा भी करे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे पिन यहाँ गुम हुई है जी जी, लेकिन मैं अगली गली में उसे तलाश कर रहा हूँ, इसलिए कि अगली गली में रोशनी है, यहाँ अंधेरा है। बिल्कुल ये बिल्कुल है, लेकिन पिन तो मैं तलाश कर रहा हूँ। तो टाइम टपाओ बस। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब है कि यही गनीमत जाना जाए कि मतीउल्लाह वापस आ गए हैं। एग्जैक्टली अच्छा, दूसरे मुझे कल से मैं सोच रहा था, बात करने का मौका नहीं मिला। मतीउल्लाह की खुशकिस्मती ये है कि वो एक बड़े शहर में उसके साथ ये वाक़या हुआ है। ज़रा सा भी छोटा कस्बा होता ना, इवन मंडी बहाउद्दीन भी होता, तो हालात ये मुख्तलिफ ना होते। जितने भी गायब हुए हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अव्वल तो बड़े शहर छोटे शहर की तमीज़ से कता नज़र कोई ज़िम्मेदार आज तक नहीं पकड़ा गया। कोई कातिल पकड़ा भी गया तो उस पर सिर्फ शुबा है कि ये कातिल है, अभी तक साबित नहीं हुआ, ना किसी को सज़ा हुई है अभी तक, ठीक है। और 60 से ज़ायद इस तरह के वाक़यात जो हैं पिछले 20 साल में बताए जाते हैं। ऐसे मतीउल्लाह, आज मैं पढ़ रहा था कि सोशल मीडिया पे कि यार इस तरह ऐसे मतीउल्लाह इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारा जो अपना जो मीडिया है, सोशल मीडिया को छोड़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हमारा, फन्ने खां चैनल से लेके और 45वें नंबर तक का चैनल, प्योर 4 शहरों का मीडिया है। उनका जो पाकिस्तान है वो 4 शहरों पे मुश्तमिल है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। इससे बाहर जो हो रहा है, इससे बाहर के जो मतीउल्लाह जान है उनके साथ क्या हो रहा है, एक पतली सी खबर आ जाती है पट्टी की शक्ल में, ठीक है, और एक काली ज़्यादा से ज़्यादा पट्टी बन जाती है, या कोई सहाफ़ती तंजीम पुराने फटीचर लेटर हेड पे एक बयान जारी कर देती है और 4 घंटे बाद, एक दिन बाद नहीं, 4 घंटे बाद ज़िंदगी फिर नॉर्मल हो जाती है। तो मती को या मुझे, आपको या बाकी लोगों को ये एडवांटेज है, ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो बड़े शहरों में रह रहे हैं जहाँ निस्बतन ख़बर का फैलना और उस पर रिएक्ट करना ज़्यादा आसान है। हाँ, लेकिन देखिए ना, सलीम शहजाद भी तो इस्लामाबाद से ही गायब हुआ था। सलीम शहजाद का था, हामिद मीर को कराची में ही गोली लगी थी। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो कमीशन, ये तो बड़े शहरों की बात है, लेकिन यह है कि उन पर भी जो कमीशन बने, और नॉट टू टॉक ऑफ, जाहिर है जो हयातुल्लाह के मरने का, यार कोई भी नाम लेने की जरूरत ही नहीं। जजेस की निगरानी में बने, बाकायदा हेयरिंग्स हुई, सारा कुछ हुआ। जब रिपोर्ट आती है तो सब रिपोर्ट कहते हैं कि जी को पता देखो सब जो है, सब के लिए आसान है कि जी ये कुआं है, इसमें भरा पड़ा है, कुत्ते को कोई नहीं निकालेगा, डोल पे डोल निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, ये हो रहा है सही। आज जब पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने जब पेशी के बाद बात की, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सुने, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। सुनिए। मैं तमाम दोस्तों, तमाम सहाफ़ियों, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, नेशनल जर्नलिस्ट, सहाफ़ियों की तंजीमों, वकीलों की तंजीमों, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर उनका इतना ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल ना होता तो शायद यहाँ पे आज मैं ना होता। ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अदलिया का वो कि जिन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर, कार्रवाई करके
इस मामले को उजागर किया है और हुकूमत को मजबूर किया है कि वो इक़दाम उठाए। तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सवाए इसके कि कोई ये मत समझे कि किसी एक जर्नलिस्ट को टॉर्चर करके या मार के आप दूसरे जर्नलिस्टों को भी डरा लें। जी, मती को आपने सुना। कल सुबह वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे कि उन पर क्या बीती, तो जाहिर है अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन ये मती के एपिसोड से एक सबक मिला, चीखो पुकार ज़रूरी है। अगर आप किसी की यकीन दहानी पे बैठ जाए ना सब्र करके, हाँ। कि चुप कर जाओ, वो बंदा खामोशी से घर आ जाएगा, ऐसे बंदे घर नहीं आए। ऐसा होता नहीं, सही बात। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कल सुप्रीम कोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था, और जिसने ये जो फेक लाइसेंस का सिलसिला चल रहा है सिविल एविएशन का और PIA वगैरह का, उसका पिछले महीने असखुद नोटिस लिया था, तो उसकी उस सिलसिले की समाअत थी। कल खासे लते लिए अदालत ने PIA के भी, दीगर एयरलाइंस के भी और बिलखुसूस सिविल एविएशन वालों के भी। समाअत के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया मुअज़्ज़ज़ जजों ने कि जो सिविल एविएशन है उसकी हालत इंतहाई खस्ता है, और जो लाइसेंस जारी करने वाले जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो तक महफूज नहीं हैं। अमले में ईमानदारी का फक़दान है। सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल तादीबी कार्रवाई करें, भले पूरे ढांचे को ही असरे नौ ऊपर से नीचे तक क्यों ना उस्तवार करना पड़े। पिछली जो समाअत हुई थी 25 जून को, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसों के बारे में सिविल एविएशन की जो डायरेक्टर जनरल हैं हसन नासिर जामी, उनको तलब किया था, और जामी साहब ने एक रिपोर्ट जो है वो जो पेश की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। कल की जो समाअत हुई उसमें DG साहब को गंद साफ़ करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि जिन्होंने जाली लाइसेंसों पर दस्तखत किए उनको जेल में क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी सवाल मज़े की बात है कि जाली लाइसेंस, वो जो लाइसेंसेस पर दस्तखत हैं वो DG के ही होते हैं। अच्छा, दूसरी जो है उसके बाद फिर हुआ कि समाअत में अदालत, अच्छा पिछली जो समाअत हुई थी, अभी तो इन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर गन साफ़ करें, लेकिन जो पिछली समाअत हुई थी उसमें DG साहब के बारे में अदालत ने कहा कि जी CA के जो सरबराह हैं वो ज़िम्मेदारियां संभालने के काबिल नहीं हैं, या तो वो इस्तीफ़ा दें या फिर अदालत उनकी सुबकदोशी का हुक्म दे सकती है। सिविल एविएशन का ऊपर से नीचे तक का तमाम अमला बदनुमान है। लाइसेंस जारी करने वाले जो कंप्यूटर हैं वो हैक हो चुके हैं। अच्छा, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं, ये हैक हो चुके हैं। इंतहाई शर्मनाक हालत है और इंसानी जानों से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। हम इतना नीचे गिर चुके हैं कि शायद मज़ीद नीचे गिरने की जगह नहीं बची। सिविल एविएशन की शोहरत इतनी दागदार हो चुकी है कि इवन ट्राली खींचने वाला भी किसी भी एयरपोर्ट पे क्या स्मगल कर रहा है, क्या चीज़ ले जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। सिविल एविएशन के DG ने अदालत को बताया कि 1934 जो लाइसेंस जारी हुए उसमें से सिर्फ 262 में नक़ाइस पाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, जाली नहीं, जाली नहीं, नक़ाइस पाए गए हैं। अच्छा, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि जो अमला कंप्यूटर्स में मामूर था और बेकायदगियों में मुलव्विस था वो अब तक अपनी सीटों पे कैसे बरकरार है। क्या सिविल एविएशन को जालसाज कंट्रोल कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने फरमाया कि नौबत बईजा रसीद कि अब एथोपिया जैसे ममालिक भी जो हैं वो हमारे जारी करदा लाइसेंसों पे उंगली उठा रहे हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। फिर अदालत जो है उसने अपना रुख PIA के सरबराह जो हैं अरशद मलिक और बाकी जो निजी एयरलाइंस के सरबराह तलब किए गए थे उनकी तरफ तवज्जो की।
उन सब से रिपोर्ट तलब की कि वो अपने इदारों में जो सफाई है, बदरुमानी और बेकायदगियाँ वगैरह की, उसके लिए क्या कर रहे हैं, कितने मुलाजमों को इदारे को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में निकाला जा चुका है, वगैरह वगैरह। सिर्फ जो PIA के अरशद मलिक साहब हैं, उन्होंने के पास एक जवाब था माफ़ कीजिएगा, कि जो बहरी बेड़ा है इस वक्त, जिसमें जो ऑपरेशनल तैयारे हैं वो 30 से 45 के लगभग हैं, 450 पायलट हैं जी बिल्कुल इस बहरी इस फ़ज़ाई बेड़े के लिए, और अब तक 750 जो मुलाजिम हैं वो मअतल या बरतरफ़ किए गए हैं। अब वो किस कैटेगरी के हैं ये फ़िलहाल वजाहत नहीं है। तो अब जो है अगली समात में मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट मज़ीद डांटेगी, फटकेगी, क्या होगा? इसमें देखिए मसला ये हुआ है कि हमने लास्ट वीक किया भी था इसके ऊपर शो कि अब वो जो लिस्ट है ना वो कम होते होते 104 पायलट्स की रह गई है, क्योंकि उसमें से जो PIA के 142 में से जो थे 38 पायलट वो या तो रिटायर हो चुके हैं या जहाँ बहक हो चुके हैं या वफ़ात पा चुके हैं या कहीं और चले गए हैं, तो लिहाजा वो निकाल कर 104 रह गए हैं, जिसमें से जो है 48 के लाइसेंस सस्पेंड हुए। अभी कहा जा रहा है कि 85 के कर दिए हैं। उसमें से भी बहुत से पायलट्स ने जो है वेरीफाई करवा लिए हैं अपने लाइसेंसेस दोबारा PIA से ही। तो अब नज़ला ज़ाहिर है यहाँ पर गिरा है। जिन PIA में जो लोग मअतल हुए हैं वो हैं HR डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है, जो ज़ाहिर है जिनका ये काम था कि वो हायरिंग करें और सारा कुछ वो करके, तो नज़ला तो ज़ाहिर है उधर ही गिरता है। जो हाँ, मैं फ़हद हुसैन का मज़मून पढ़ रहा था कि ये जो सिविल एविएशन के DG हैं हसन नासिर जामी, ये सेक्रेटरी एविएशन भी है जी, और सेक्रेटरी एविएशन DG का बॉस होता है। हाँ, और DG भी यही है, यही है। हाँ। अच्छा, तो वो जो है अब वो क्या कहने, वो उनको डांटेंगे, वो उनसे तलब करेंगे। DG डांटेगा, सेक्रेटरी से शिकायत करेगा, सेक्रेटरी DG को डांटेगा। हाँ, और DG फिर बाद में जो है सेक्रेटरी। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें याद पड़ता है इस जब से ये स्कैंडल सामने आया है, अदालत ने विफाकी वजीर एविएशन है उनको तलब किया हो? पिछली सुनवाई पे वो आए थे, हाँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं। अब सारी तवज्जो मरकूज़ है सिविल एविएशन के ऊपर। अच्छा, तो देखें क्या होता है। एक वक्फ़ा ले लेते हैं और वक्फ़े के बाद जब आएंगे तो थोड़ा आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी रुख करेंगे, जहां इंडिया दिया गया है कि YouTube को शायद वो बैन करने के चक्रों में ऑलरेडी PUBG और बीगो जो है वो बैन हो चुके हैं। टिकटॉक के बारे में भी ख़तरात ज़ाहिर किए गए हैं, मगर कुछ अच्छी खबरें भी हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और चलेंगे ज़रा डिजिटल वर्ल्ड की जानिब, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत हो रही थी। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी अमीन समाअत कर रहे थे। वो जो केस था वो फ़िरका वाराना नफ़रत अंगेज़ मवाद जो होता है यूट्यूब पे, उसके हवाले से था, जिसके बारे में बात हो रही थी। तो उस पर जजेस ने कुछ रिमार्क्स दिए कि क्यों ना यूट्यूब को बैन कर दिया जाए। कुछ जगह जो है कुछ मुल्कों ने ये किया हुआ भी है। फिर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि यूट्यूब को यूज़ किया जाता है इदारों को बदनाम करने में, नहीं, उन्होंने ये आउटराइटली इस तरह से तो नहीं कहा कि क्यों ना बैन कर दिया जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह जजों के फैसलों के तनकीद की आड़ में उनकी फैमिलीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, मैं वहीं आ रहा तो हम कब तक बर्दाश्त करते रहे। बिल्कुल। तो वो जो यहाँ तक उन्होंने कहा है, जी यहाँ तक बनी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यूट्यूब बहुत से ममालिक में बैन भी है। अच्छा, ये बैन का जो कल्चर है ज़ाहिर है हम भुगत चुके हैं। हम इसलिए डरे हैं कि 2012 से 2014 में यूट्यूब बैन हुआ था, खासा नुकसान भी हुआ था। अभी हाल ही में देखा हमने कि PUBG बैन कर दी गई, उस पर नौजवानों ने खासा शोर मचाया। बीगो एक ऐप है वो भी बैन हो गई है। टिकटॉक के बारे में भी कहा जा रहा था, मगर जो मेरी अब PTA से बात हुई है उन्होंने कहा है कि टिकटॉक वालों से उनकी बात हुई है और उम्मीद यही है कि इस पे कोई बैन नहीं लगेगा। PUBG के बारे में भी यही है कि उम्मीद है कि वो जल्द ही खोल दी जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं निगत दाद, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट। सारी सूरत हाल को देखती हैं। निगत, क्या बैन ही हर चीज़ का हल होता है
कि हम बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि इंटरनेट के ऊपर 99.9% मवाद जो है वो ठीक है, बेहतर है, एजुकेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, मगर ये 1% मवाद की वजह से हम जो है इस सारे इंतहाई नतीजे पर पहुँचते हैं। मुबशिर देखें, ये हम लोगों का एक कल्चर थोड़ा बैनिंग और सेंसरशिप की तरफ चला गया है। चूँकि हमने बाकी जो मुख्तलिफ जो स्ट्रैटेजीज थी उनको आजमाया ही नहीं है, और हमें लगता है आसान तरीका ये है कि एक ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए, जो कि माजी में 2006 से बाय द वे होता आया है। पहले आपकी ब्लॉग स्पॉट जो है वो बैन हुई थी, और ये उस वक्त नया नया टेक्नोलॉजी का कल्चर पाकिस्तान में आया था, और फिर उसके बाद जो बड़ा बैन था वो यूट्यूब का बैन था, जो 3 साल रहा। एक तो मुबशिर ये कि जो हमारी अदालतें जब इस तरह की बात करती हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे इदारों को, मोहतरम जज साहिबान को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि अभी जिसमें हम डिजिटल एज में आगे जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान अगर इस तरह बैनिंग वाली सूरत हाल की तरफ चला गया तो हम बाकी मुल्कों से बहुत पीछे रह जाएंगे। और अगर इदारों को, कोर्ट्स वगैरह को जब इस तरह के फैसले टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिजिटल एज के हवाले से जब करने होते हैं, तो मेरा ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया में एक और पाकिस्तान के मतलब एक QI जो है, मतलब आप फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट, वो एक तरीकाकार है कि अगर आप एक्सपर्ट्स, एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें कि इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, बाहर के ममालिक कैसे इस चैलेंज से नबरदाज़मा हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट के कुछ मुल्कों में बैन है। अब ये भी देखना चाहिए कि वो मुल्क कौन से हैं, वो डेमोक्रेसीज तो नहीं है जहाँ पे ब्लैंकेट बैन है। तो और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मुबशिर, उसमें भी एक्सेप्शंस तो हैं, लेकिन वो आपकी पॉलिटिकल स्पीच को, आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को, इन सबको वो प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह कुछ कंटेंट की वजह से जो कि आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, आप एक पूरा प्लेटफॉर्म तो नहीं शट डाउन कर देंगे। तो इसमें निगत, आज मैं वो पढ़ रहा था एतजाज़ एहसन साहब का पुराना बयान, जब यूट्यूब बैन हुआ था। उन्होंने कहा ये इसी तरह है कि एक लाइब्रेरी में अगर कोई 1-2 मुतनाज़ा किताबें हैं तो आप ज़ाहिर है पूरी लाइब्रेरी को नहीं चलाएंगे जी। तो ये जो वो सब अब PTA का ज़ाहिर है जो वो है, PTA बात करती रहती है, लेकिन पेरेंट्स का भी कंसर्न होता है कि इंटरनेट के ऊपर ऐसा मवाद पड़ा हुआ है। देखो बात पता है क्या है, हम इस वक्त जो डिबेट है उसको वो ये है कि जी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कुछ गंद बला चल रहा है और अदालत ये कर रही है। बीच में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना, पेरेंटल गाइडेंस सिस्टम, कि मेरा जो बच्चा है अगर उसके पास लैपटॉप है या मेरे मोबाइल फ़ोन से वो खेल रहा है तो बस मैं बेफिक्र हूँ कि कम से कम ज़िद नहीं कर रहा, मुझे तंग नहीं कर रहा है, वो क्या मवाद देख रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, क्या इंस्पायर कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। तो हम वालिदैन को भी तो कहीं फ़िट करें ना, या जो सरपरस्त हैं उन्हें भी तो फ़िट करें, उन पे भी तो बात करें ना कि क्या हो रहा है। तो मैं निगत साहिबा से पूछूंगा कि ये कितना बड़ा फैक्टर है, इस पे कितना काम करने की ज़रूरत है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मौजूद बहस है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फ़िरक़ाना वाराना तशद्दुद का फ़रोग़ और अखलाक़ियात की पामाली और अदलिया और बाकी जो इदारे हैं उनके को गालम गलोच या तनक़ीद का निशाना बनाने पे एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है समाअत कर रहा है और तशवीश का इजहार कर रहा है और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे गौर भी हो रहा है। कल जब ये समाअत हो रही थी और ये ऑब्ज़र्वेशंस हुई कि जी यूट्यूब को जो है वो बाज़ मुल्कों में बैन किया गया है, बाज़ में चेक एंड बैलेंस किया गया है, और PTA यहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं हुआ है, तो फवाद चौधरी जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया
उन्होंने कहा जी अदालतों और पीटीए को पाबंदियों के ज़रिए अखलाक़ी अक़दार का पहरेदार बनने से दूर रहना चाहिए। इंटरनेट पे पाबंदियाँ टेक्नोलॉजी की सनत और तरक्की को नुकसान पहुँचाती हैं। अभी तो हम माशी मामलात में जजों के मशवरों से पैदा होने वाली मुश्किलात से भी नहीं निकले। गालबन स्टील मिल वगैरह की तरफ इशारा था। रिको वगैरह। अच्छा, निगहत दाद साहिबा ज़ाहिर है हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले में गुफ्तगू के लिए, और मेरा सवाल उनसे यही था ब्रेक से पहले कि जी अदालत जो है उसको एतराज़ है, तो बाकी लोग जो हैं तशवीश में मुब्तला हैं, जिसकी समझ में नहीं आ रहा उसको सोशल मीडिया जो है वो एक ख़तरनाक सांप लग रहा है, साजिश लग रही है। इस पूरे खेल में जो पेरेंटल गाइडेंस है या जो सरपरस्तों की गाइडेंस है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं होती। क्या ये वाकई इस पर इतनी कम डिबेट होनी चाहिए या बस ऐसे ही है? यही बात है ना कि हम लोग मुतवाज़न जो तरीके हैं उनकी तरफ जा ही नहीं रहे, और ये हम इतने सालों से ये बात कर रहे हैं, जब से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की बात करना शुरू हुए थे, ये 2014 से, और ये पिछली हुकूमत हमारी, तो वहाँ से हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोग इतना सख्त कानून लेकर आ रहे हैं, पहले लोगों को आगाह करें, वालिदैन को, स्कूल्स को, असातिज़ा को, हमारी अदालतें जो हैं, हमारे वकील जो हैं, सो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनकी इतनी नॉलेज है इस तमाम ये टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है इन कवानीन की, ऑनलाइन जो हकूक हैं, जो ऑफलाइन हैं उनको ऑनलाइन उसको कैसे अप्लाई करना है। तो ये अदालतों का एक बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो वालिदैन हैं, स्कूल हैं, असातिज़ा हैं, वो इस वक़्त जो एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच होती है ना कि बस बैन कर दो, किसी चीज़ को बिल्कुल मतलब एक वो लगा दो, पाबंदी मुस्तकिल लगा दो, मुकम्मल पाबंदी। तो ये वो वाली खुद अप्रोच है नहीं जो मेहनत करेंगे बच्चों के साथ, जी खुद मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ, निगहत पाबंदी लगा दो ये बस। भी बताइए कि क्या टूल्स हो सकते हैं पेरेंटल गाइडेंस के, थोड़ा सा ज़ाहिर है हमारे नाजरीन के लिए उनकी नॉलेज के लिए अगर आप बता दें तो उनको बेहतर आगाही हो। मुबशर देखें, जो ये जो एप्स वगैरह इस्तेमाल बच्चे करते हैं, ये एक तो ये सबसे पहले कि वालिदैन कुछ खुद पढ़ना शुरू करें कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना जो है वो ज़रूरी है, कितना होना चाहिए 24 घंटे में। दूसरी बात ये कि माइनर्स को क्या एक्सेस करना चाहिए और एडल्ट जो बच्चे हैं उनको क्या एक्सेस करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, खुद वालिदैन भी बाय द वे ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो फेसबुक पे भी होते हैं, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी होते हैं। तो ये देखें कि अच्छा इनकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। अगर कोई ऐसा कंटेंट वो देखते हैं कि जो रिपोर्ट किया जा सके, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। तो एक तो ये कि अपनी आगाही भी करें, उर्दू में भी बाय द वे ये गाइडलाइंस मौजूद हैं, आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनको पढ़ें और ये देखें कि क्या कैसे कंटेंट खुद रिपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों को बता सकें कि अच्छा ये कंटेंट आपने नहीं इसको एक्सेस करना, और इसके लिए हमें ओपन कन्वर्सेशंस करनी होगी। वो जो एक हमारा पूरा दबा हुआ जो माहौल है ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से सब घबरा गए हैं, एकदम से एक्सेस हुआ है, सब घबरा गए कि ये क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी इंटरसेक्शनल अप्रोच हम लोगों को रखनी पड़ेगी, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस करते हुए पेरेंट्स को ये भी मौजू देखना पड़ेगा कि क्या कंटेंट बच्चे एक्सेस कर सकते हैं और क्या कंटेंट वो एक्सेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया निगहत साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू बहरहाल एटलीस्ट आगे तो बढ़ी, बिल्कुल नए नुकात सामने आए। कल फिर इसी तरह के कोशिश करेंगे कि नए मौज़ूआत की खोज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।